आप सभी का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी वन शॉट रिवीजन में। आज हम कक्षा 7 के चैप्टर 2 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने पहला अध्याय पढ़ चुका है। नई बुक और पुरानी दोनों बुकों के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, प्राणियों में पोषण। पहले हमने पढ़ चुका था पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, पोषण की विधियाँ, पोषक तत्व कितने होते हैं, भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। आज हम प्राणियों में पोषण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो सीधे तौर पर किस पे निर्भर हैं? भोजन के लिए पेड़ पौधों पर। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। पाचन क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियां हैं। इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में विभिन्न भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प शिकार को समूचा निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य करों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। आप ये स्टारफिश का चित्र है। आप इस यहाँ पे पोषण कैसे होता है, भोजन कैसे अपने शरीर में काम करता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है भोजन? मुख गुहा। तो सबसे पहले पाचन, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख गुहा। गुहा से भी पाचन हो जाता है। इसमें क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। अब आप ये पाइप जैसी लाइन देख रहे हो, ये क्या है? गिरचिका है। इसके बाद यकृत, लीवर है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर है। लीवर के जस्ट पास में गॉल ब्लैडर रहता है। ये अमाशय है, थैली है। इसके बाद नीचे अग्नाशय का, फिर ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, मलाशय और गुदा। ये अपने मानव पाचन तंत्र का चित्र है। अब स्टारफिश। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खुलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालकर जंतु के कोमल भागों को खाती है। फिर अमाशय वापस अंदर चला जाता है तथा आहार पचता रहता है। अब ये तो स्टारफिश में। मानव में पाचन कैसे होता है? मनुष्यों में पाचन के लिए भोजन एक नली से होकर निकलता है जिसे आहार नाल कहते हैं। इससे विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो एक पूरी आहार नाल होती है, उसके कई भाग होते हैं। जैसे नंबर 1 मुख गुहिका, ग्रास नलियां, गिरचिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और मलद्वार अथवा गुदा। ये आहार नाल के भाग हैं। भोजन के पाचन को संपूर्ण करने के लिए विभिन्न ग्रंथियों का बड़ा योगदान है। जैसे लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या करती है? पाचक रस, भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस होता है उसका स्रावण करती है। मुख एवं मुख गुहिका क्या होती है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। दांत भोजन को चबाने तथा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं। दांतों को अनेक आकार तथा कार्यों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। अब दांतों के प्रकार देख लो क्या होते हैं। कृतंक दांत काटने के लिए, रदनक दांत चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक चवर्णक चबाने व पीसने वाले दांत। इनमें से ज्यादा है नहीं, पर इसमें कभी कभार पूछ लेता है काटने वाले दांत कौन से हैं, तो उन्हें कृतंक बोला जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांत ऐसे। अब जो लाला ग्रंथि होती है, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथि होती हैं जिनसे लाला रस स्रावित होता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। ये यहाँ से लाला ग्रंथि जब अपना लाला रस छोड़ती है ना मुख गुहिका में, वहीं से भोजन का क्या हो जाता है? पाचन शुरू हो जाता है। जीभ क्या होती है? जीभ मुख से उपस्थित मांसल संरचना है जो आगे से स्वतंत्र होती है।
यह बोलने के लिए उपयोगी होती है तथा भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है एवं निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे भोजन के स्वाद का पता चलता है। आपने देखा होगा जीभ पर छोटी छोटी जो दाने जैसी संरचना होती है वो क्या कहलाती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। उनके माध्यम से ही अपना जीभ स्वाद का पता चलता है। अब इसके जीभ के कई भाग होते हैं जिनसे अपन अलग अलग स्वाद का पता लगा सकते हैं। वृश्चिका भोजन नली क्या होती है? निगला हुआ भोजन भोजन वृश्चिका में जाता है। यह गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। वृश्चिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। पाइप जैसी लाइन है ना, उसे बोलते हैं वृश्चिका। अब अमाशय क्या होता है? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। अमाशय से अंदर अमाशय के तीन भाग होते हैं। श्लेष्मल झिल्ली होती है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और तथा पाचक रस होता है। पाचक रस स्रावित करता है कौन? अमाशय। ये इम्पोर्टेंट है कि पाचक रस से स्रावित कहाँ से होता है, तो उसमें ऑप्शन अग्नाशय, अमाशय, वही सारे यकृत और पित्ताशय, इनके ऑप्शन रहते हैं, तब कंफ्यूजन होता है। तो इसका याद ध्यान रखने वाली बात है कि पाचक रस कहाँ से होता है? अमाशय से। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल के प्रभाव से बचाता है, साथ ही भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो HCl है वो बहुत खतरनाक एसिड होता है, अम्ल होता है। लेकिन जो अमाशय की जो झिल्ली होती है श्लेष्मस, वो इस अम्ल से इसको सुरक्षा प्रदान करती है कौन? श्लेष्मस झिल्ली। और जो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया जाते हैं उनको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, नहीं तो बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय करता है। जो भोजन अपन खाते हैं ना, उसमें उसको कैसा कर देता है? अम्लीय माध्यम में बना देता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। अगर समझो ये पाचक जो HCl अम्ल है इसको अम्लीय नहीं बनाता, तो पाचक रस होते हैं भोजन को पचाने वाले, वो काम नहीं करते तो भोजन पचता ही नहीं। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। जो जठर रस होता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब सबसे पहले क्षुद्रांत छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। यकृत से और अग्नाशय से क्या करती है छोटी आंत? रक्त स्राव प्राप्त करती है। अब इसके बाद यकृत होता है लीवर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है लीवर। देखते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये इम्पोर्टेंट है, सब पूछा जाता है कि शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत बोला जाता है इसे। या पितरस स्थापित करती है। पितरस कहाँ से स्थापित होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पितरस कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत से। तो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पितरस है ना, वो पितरस से पित्ताशय में बनता है, लेकिन स्रावित कौन करता है? यकृत। पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ जठररस प्रोटीन के सरल विघटन कर देता है, वैसे ही वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? पितरस। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आप यहाँ पे इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हो कि दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत अपने दे रखे हैं। सबसे पहले कृतंग दांत। आप देख लो 4 होते हैं, चार नीचे 4 ऊपर 8 होते हैं। इसके बाद रदनक दांत देख लो, 2 होते हैं। ये होते हैं सुई जैसे, जो रदनक दांत होते हैं इस बगल में। आप अपने दांतों को देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से। ये जीभ होती है, ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये स्वाद कलिका होती है। भोजन फिलहाल ये जो वृश्चिका में भोजन वृश्चिका होती है, वृश्चिका अमाशय, ये जे आकार का क्या होता है? अमाशय होता है। अब अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको अनेक सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से
पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन पाचन क्रिया में को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में वसा को वसीय अम्लों में और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। जो अग्नाशयी रस होता है, यहाँ पे अग्नाशयी रस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि वसा को वसीय अम्ल में बदल बदल देता है कौन? अग्नाशयी रस। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? वसई जो अग्नाशयी रस होता है। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में भी कौन बदलता है? अग्नाशयी रस। श्वास नली एवं ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग एक एक होता है। जो श्वास नली होती है सांस लेती है, और जो ग्रसनी होती है जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका मार्ग एक होता है प्रारंभिक। जब भोजन निकलते हैं तो श्वास नली को एक मात्रा संरचना ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी की ओर धकेल देती है। कभी कभी कारणवश भोजन श्वास नली में चला जाता है, जो घुटन एवं खांसी का कारण बन सकता है। अपन जब भोजन करते हैं ना, तो जब भोजन कारणवश जो श्वास नली होती है उसमें चला जाता है ना, तो अपन को एकदम से क्या लग जाता है? ठसका। क्यों? क्योंकि सांस बंद हो जाती है, इसलिए वो ठसका लग जाता है। क्षुद्रांत में अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण में छोटी आंत में उंगली के समान उभरी हुई संरचना, जिन्हें दीर्घोम अथवा रसांकुर कहते हैं, में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। भोजन का अवशोषण होता है यहाँ से क्षुद्रांत से। स्वांगीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसे। इमल्सिफिकेशन अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्रड़ी आंत क्या होती है? क्षुद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना हो। बचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है, जहाँ से अर्ध ठोस होकर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे निष्कासन बोला जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन चौपायों के रूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। प्रथम भाग रूमेन कहलाता है। इसमें भोजन आंतरिक पाचन होता है, जिसे जुगाल गट कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसे पुनः मुंह में लाकर चबाता है। इस प्रक्रिया को रोमंथन तथा इस प्रकार के जीव को रूमिनेंट कहलाते हैं। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे पचाने के लिए जंतुओं में दोनों आंतों के बीच अर्धनाल अपेंडिक्स उपस्थित होती है, जिसमें उपस्थित जीवाणु द्वारा सेलुलोज का पाचन हो सकता है। ये पाचन जो सेलुलोज है ना, बहुत कठोर होता है। इसका पाचन सिर्फ जो जानवर होते हैं वो ही कर पाते हैं। मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्यों में अपेंडिक्स नहीं होता। जो एक अतिरिक्त अंग होता है, जो जीव जंतुओं में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ चित्र बन रहा है, देख सकते हो, ये गाय का चित्र है। इसमें देखो ऋषि का बनी है डूमेन क्षुद्रांत, ये छोटी आंत होती है। इसके बाद ये चित्र का है अमाशय का है पूरा, और अर्धनाल का होता है ये, जो अपेंडिक्स बोला जाता है, और ये बड़ी आंत होती है। और अमीबा का देख लो, अमीबा कैसे होता है? के अंदर बीच में पादाब होता है। खाद्य कणी का अंतर ग्रहण यहाँ से भोजन को क्या करती है? ये ग्रहण करती है। खाद्य धानियाँ, ये इसमें जान के भोजन समझ आता है। वही क्षितिज अपशिष्ट। अब है अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका का झिल्ली तथा एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक खाद्य धानियाँ होती हैं। इनमें अंगुली के समान प्रवर्त निकले होते हैं। इन्हें पादप कहते हैं। ये भोजन पकड़ने अथवा गति करने के लिए आवश्यक होते हैं। अमीबा खाद्य धानी में ही भोजन का पाचन होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा ही शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो के पहले कमेंट में इस पीडीएफ की मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, ताकि आप इस पीडीएफ को वहाँ पर भी देख सकें। जे अकेडमी क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर एक भी
जन व्यक्ति कोई भी देखता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाएं, आपका कुछ नहीं जाता और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।